हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और ये सेशन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको 20 में 20 नंबर मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान हो, चाहे गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, यानी चाहे जो विषय हो, उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज भौतिक विज्ञान के 7 क्वेश्चन पहले हम इसमें हल कराएंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान के कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपको आज यहां पर हल करने हैं। और वो भी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये सब क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई सवाल भी आपको आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसमें मिलेंगे भी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से और वो भी 7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और हमारे साथ जो है ध्यान रखना है, सुनना है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पास करना है। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से पर यदि हम पहुंच जाएं और वहां से आकाश देखें तो हमको किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है, यदि हम पृथ्वी से देखते हैं आकाश को तो हमको किस रंग का दिखाई देता है? सबको मालूम है नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन यदि इमेजिन करिए कि आप कहां पहुंच जाएं, चंद्रमा के ऊपर पहुंच जाएं, तो वहां से यदि आकाश को देखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन दिया है काला, नीला, बैंगनी और हरा। तो देखिए यहां पर ये नीला रंग का दिखाई नहीं देगा क्योंकि पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तो नीला रंग का दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये भी जानिएगा नीला रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन की वजह से, इसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ में आया? लेकिन यहां पर कहा गया चंद्रमा से देखने पर ऐसा क्या होता है? तो जो चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो चंद्रमा पर सबको मालूम है वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होगी, या प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी तो वहां से देखने पर आकाश जो दिखाई देगा वो किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, पहला यानी ए, काले रंग का दिखाई देता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉन की वजह से, दूसरा ऑप्शन दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, तीसरा दिया हुआ है न्यूट्रॉन की वजह से और चौथा ऑप्शन दिया है सभी की वजह से। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की वजह से पहला ऑप्शन दिया। अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है ये आपको चुनाव करके समझ करके आंसर देना है। तो देखिए प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, ये भी सबको पता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इन केस उनको जब अधिक ऊर्जा मिल जाती है तो चक्कर लगाना वो छोड़ देते हैं और सीधे वो हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यही उत्तरदायी होते हैं धारा के प्रवाह में। अब यहां समझिएगा हमने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन क्या लिख रखा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि यहां पर दोनों ऑप्शन होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तब फिर कंफ्यूजन हो सकता था कि हम कौन सा आंसर सही लिखें। तो इसके लिए ध्यान रखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो का चक्कर लगाते हैं वे उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो तार में इधर उधर वो चल फिर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलेंगे। तो सबको पता चल गया आंसर कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो फिर से याद रखिएगा
किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अब यहां पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और नहीं है, ये शब्द विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये शब्द यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो सवाल आपका गलत करा सकता है। कैसे? जैसे जल्दबाजी में इसको पढ़ जाएं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और जैसे ही आप यहां पर स्लिप होंगे पहला ऑप्शन लगा देंगे और इन गोला भर देंगे। ये सबको पता है कि एक बार आपने गोला भर दिया फिर वो किसी भी तरह से उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सोच समझ के तब गोला फिल करना होगा। तो कहा गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और दूसरा दिया गॉस, यह भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और तीसरा ऑप्शन दिया है टेस्ला, यह भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। हाँ, यह जरूर है कि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक है। और ये रिलेशन क्या होता है? एक टेस्ला होता है 10 की पावर 4 गॉस के। याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक टेस्ला इक्वल 10 की पावर 4 गॉस। ये याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। लेकिन यहां पर जो चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अब आपके दिमाग में आएगी सर ये मात्रक है तो किसका है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब तो सबको पता चल गया, न्यूटन को यहां पर एफ लिख लीजिएगा, एफ अपान ए। अब जरा बताइए ये किसका मात्रक है? दाब का मात्रक हो गया। दाब का मात्रक होता है एफ अपान, यह फार्मूला क्या होता है? एफ अपान ए, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो विकल्प दिया हुआ है चौथा, ये मात्रक है दाब का। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत विभवांतर, या विद्युत हटा दीजिएगा, विभवांतर का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया है ओम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है वाट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जानने से पहले सबसे पहले ऑप्शन देखिए एम्पियर, ये एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। किसका है? विद्युत धारा का। दूसरा ऑप्शन जो ओम है, ये ओम है मात्रक प्रतिरोध का। किसका है? प्रतिरोध का। और चौथा ऑप्शन क्या है? वाट, जो शक्ति का मात्रक है, P इक्वल डब्ल्यू अपान टी, यानी जूल प्रति सेकेंड, या इसको वाट के भी नाम से जानते हैं। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। दूसरा ऑप्शन बताया विद्युत वाहक बल का, तीसरा ऑप्शन है आवेश का और चौथा ऑप्शन है धारा का। तो विद्युत एम्पियर सेकेंड, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एम्पियर सेकेंड को I इंटू टी लिख लीजिएगा। अब बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि I इंटू टी को हम क्या कहते हैं, तो I इंटू टी को क्यू कहते हैं। तो ये हो गया I इंटू टी किसके बराबर? क्यू। क्यू यानी कि आवेश का। तो विद एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो गया? आवेश का, और ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो गया। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है डब्ल्यू, ई इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, जूल प्रति कूलाम, या और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो गया आवेश, और ये है मात्रक एम्पियर सेकेंड का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? लेंस का मैंने नाम नहीं लिया, दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग होता है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण। तो देखिए चश्मे में दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता? दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे दो ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गए। कौन से? सी और डी। अब यहां पर है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है क्या, उसके विषय में भी थोड़ा जान ले। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। फिर से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और आगे बताइए दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। इसका कारण भी जानिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के निकट बनता है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। उसका रीजन क्या है? उसका कारण यह है कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब कब बनेगा? जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्या हो जाती है? सॉरी, दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आगे बनेगा, यानी कि गोलक का व्यास ज्यादा हो जाता है। गोलक का व्यास ज्यादा हो गया यानी फोकस दूरी क्या हो जाती? कम हो जाती। इतनी बातें हो गई। लेकिन यहां पर कहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग होता है, तो ना उत्तल लेंस प्रयोग तो होता ही नहीं है। कौन सा प्रयोग होगा? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त तरीका कौन है? ऑप्शन दिया जनित्र, धारामापी, एमीटर और वोल्टमीटर। जनित्र मतलब जनरेट करने वाला। अब तो सबको पता चल गया ना, जनरेट उत्पन्न करने वाला। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्त तरीका कौन है? जनित्र है, ऑप्शन नंबर ए। ये एमीटर धारा की माप करता है, उत्पन्न नहीं करता है। वोल्टमीटर विभवांतर की माप करता है। तो इस तरह से ये 7 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने हल कर लिए और वो भी शायद आपको याद भी हो गए होंगे। अब चलिए सेकंड नंबर की शुरुआत करते हैं, दूसरे पार्ट की जो है रसायन विज्ञान से। अब देखिए आते हैं सेकंड पार्ट रसायन विज्ञान में, और जिनके से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 6 क्वेश्चन। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरा पास करिए। पहला यहां पर क्वेश्चन जो 8 नंबर दिया हुआ है वो बताया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जल को जीवाणु रहित करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, जीवाणु हटाने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूर्ण। तो पहला ऑप्शन दिया धावन सोडा, तो धावन सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे बेटर है यहां पर विरंजक चूर्ण। कौन सा? विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या? क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया पीला, नारंगी, लाल, भूरा और अपरिवर्तित। अब जरा देखिए, जैसे हल्दी का रंग, हल्दी कहीं किसी बर्तन में लगी हो, जब उसको साबुन से साफ करते हैं, तो कैसा रंग आ जाता है? पीला, नारंगी, लाल, भूरा और अपरिवर्तित रहता है। तो ये वाला तो गलत हो गया, कलरफुल हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल भूरा। यानी जब क्षार के साथ हल्दी का वो कांटेक्ट में लाया जाता है, संपर्क में हल्दी आती है,
तो फिर उसका कलर हो जाता है लाल और भूरा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा नहीं है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर सी दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, यही है धावन सोडा का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल, दुर्बल का मतलब कमजोर कौन है? कमजोर अम्ल कौन है? देखिए HCl ये अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ये HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है। और H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है। वो अलग बात है, जिसके अंदर आप पानी मिला देंगे तो ये सांद्र मतलब ये हो जाएगा तन अम्ल, ठीक है। लेकिन पानी की मात्रा यदि नहीं है, कम है, तो फिर ये कहलाता है प्रबल अम्ल। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? HCN हाइड्रोजन साइनेट, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। HCN ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन है? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन है? नहीं, हाइड्रोजन गैस बनाने वाली धातु कौन है? ऑप्शन दिया है Zn, Cu, Ag और Hg। तो इनमें से पहला ऑप्शन सही है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन है? Zn है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि रसायन विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिश्र धातु पीतल के एलिमेंट्स घटक कौन है? अवयवीय घटक कौन है? या कह सकते हैं पीतल किन किन घटकों से, किन किन धातुओं को मिला करके बनाया जाता है? पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ठीक। अब इसमें ऑप्शन दिया है CuSN, CuZn, AlZn और ZnSN। तो पीतल में मिलाया जाता है Cu और ये Zn का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो गया। तो इस तरह से आपने ये 13 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। अब हम अगले स्टेप में क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन अभी यहां पर बताएंगे। अब देखिए जीव विज्ञान के 7 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का काम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन और चौथा ऑप्शन है एमिनो अम्ल का वहन। तो पादप में जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम जल का परिवहन करना होता है, जल का वहन। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ये दिया है पाचन में, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्सर्जन में, तीसरा ऑप्शन दिया है श्वसन में और चौथा ऑप्शन दिया है वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन का काम है न पाचन, न उत्सर्जन, न वृद्धि, केवल किसमें? श्वसन में। हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन भूमिका निभाता किसमें है? श्वसन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? ऑप्शन दिया है 140 से 180, यानी मिनिमम हुआ 140, मैक्सिमम हुआ 180। दूसरा ऑप्शन दिया है 120 और 80, दूसरा है 135, 100 और 125 और 115। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखिए सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो होता है 120 to 80, ठीक है। 120 to 80 या 80 to 120 बोल सकते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन ये कहा है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में और दाएं निलय में, किसमें आता है? ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी फिर ऑप्शन डी सही है? तो शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा।
अब जो क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत आसान है लेकिन पूछा बहुत बार गया है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 और 47। तो कौन कितने गुणसूत्र होते हैं? सबको पता है, ये आंसर सबको मालूम कितना होता है, 46 यानी कि 46। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। मनुष्य में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी में कौन सा पदार्थ है? निम्न में हार्मोन्स, डीएनए, राइबोसोम और इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिक जो पदार्थ है वो है डीएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है, यकृत से किस रस का श्रावण होता है, निकलता है? ऑप्शन दिया लार, जठर रस, पित्त रस और अग्नाशय है। यकृत स्रावित करता है पित्त रस को, इसलिए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सी। तो इस तरह से आज आपने बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं, लेकिन वो भी ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 20 क्वेश्चंस को आप दोबारा जरूर पढ़िएगा और इनको याद करिएगा। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि इनमें से आपको कोई नहीं कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेंगे। इनमें से ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन ना मिले। तो आज का सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेशन आपको बहुत कम समय का है, मात्र शायद 20 मिनट का ही हो, और ये 20 मिनट जो है आपको 20 में से कम 2-3 नंबर दिलाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। तो फिर कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।